हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ही एक अहम टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक है रिगार्डिंग पीजीटी इंटरव्यू और उसमें की जाने वाली कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स जो अमूमन तौर पर बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपको जो है सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। तो वो मैं गलतियां जो बच्चे करते हैं और आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। बहुत से बच्चे जिन्होंने मुझसे सवाल किए हैं या जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनके माइंड में कि इंटरव्यू किस तरीके से करा जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जो भी उन्होंने मुझसे सवाल करे हैं उन सवालों को भी मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि इंटरव्यू में अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में क्या गलती करते हैं, या और देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑन विच द स्टूडेंट्स कमिट दी मिस्टेक्स। ओके, तो उन गलतियों को मैं ध्यान में रखते हुए आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, भाग 1 भाग 2 करके। वो दोनों वीडियो इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि एक इंटरव्यू देने का सही तरीका क्या होता है, क्या क्या गलतियाँ बच्चे करते हैं। और एक वीडियो मैंने इकोनॉमिक्स के ऊपर डाली है कि जो बच्चे पीजीटी इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू देने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका शायद उनको चांस मिले, तो उनके लिए वो वीडियो बहुत अहम है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं बात करूँगा सबसे पहले, बहुत से बच्चों ने मुझसे सवाल किया है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। डॉक्यूमेंटेशन से मतलब जो भी उनके कागजात हैं, उन कागजात के ऊपर काफ़ी सारे मुझसे सवाल बच्चों ने पूछे कि सर हमारी 10th की मार्कशीट में नाम में गलती है, या मेरे फादर के नाम में गलती है, या मेरी मदर का नाम 10th की मार्कशीट में कुछ लिखा है और 12th की मार्कशीट में कुछ लिखा है, या बीएड की मार्कशीट में कुछ आया है, या बीएड की सर्टिफिकेट में कुछ आया है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, एक तो ये मैच कर लिए कि आपका नाम और आपके फादर का नाम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम है या अलग अलग है। क्योंकि अगर ये गलती बाद में आपको रियलाइज़ हुई तब आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा और आप उसका कोई सोल्यूशन भी निकाल नहीं पाओगे। तो अभी अपने सारे डॉक्यूमेंट आप चेक कर लो, उसमें देख लो कि आपके नाम में कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी अल्फ़ाबेट जो अक्षर होता है उसमें कोई पीछे गलती ना हो। ठीक है, फादर के नेम में, आपके नेम में, आपका सरनेम, वो सारी चीज़ें ठीक हो। और डेट ऑफ बर्थ में भी कोई गलती ना हो, कि कई बार ऐसा होता है 10th की डेट ऑफ बर्थ और आगे किसी डॉक्यूमेंट में गलत लिखी हुई है। तो सब में एक होना चाहिए। ये नहीं कि हाई स्कूल में अलग है, इंटर में अलग है, ग्रेजुएशन में अलग है और पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग है और बीएड की डिग्री में अलग है। सब जगह फ्रॉम 10th टू पीएचडी और एमएड और बीएड सारा आपका डेटा सेम होना चाहिए, पहली चीज़। और अगर नहीं है तो अभी आप उस नोटरी पे जाके उसको बनवाइए कि ये गलती है या ये मिस्टेक है, ये मेरा ही नाम है, तो नोटरी चल जाता है। हालांकि पहले जो है करेक्शन कराना पड़ता था, अब तो नोटरी से काम चल जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, माँ के नाम में अगर गलती है तो वो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि माँ के नाम का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फादर के नाम से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका नाम, आपका सरनेम, आपके फादर का नाम, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ता है, तो वो बहुत सही होना चाहिए। और आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि वही एक आपकी आइडेंटिटी को शो करता है। साथ ही साथ जो आपका आधार कार्ड है, जो भी आपका आधार या पैन, जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे शो करोगे, उसमें भी आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका जो भी उसमें डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर वो अलग है तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि वो आधार किसी आयोग ना माने कि भाई ये आधार कार्ड तो किसी और का है और ये डॉक्यूमेंट किसी और के हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है सेम होना चाहिए। एक और चीज़, अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है या किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप, जैसे SC ST OBC या किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो उस कास्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। और आपने अगर EWS में क्लेम किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपने EWS में भरा होगा, जैसे हम बोलते हैं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में भरा होगा, तो उसका सर्टिफिकेट आपने पहले बनवाया होगा और उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है जो डलता है। क्योंकि अगर वो आप बाद में बनवाओगे तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म के भरने से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका डोमिसाइल होना चाहिए, भाई अगर आप यूपी के निवासी हो तो आपका डोमिसाइल बना हुआ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लेटेस्ट होना चाहिए, कोई पुराने नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये कुछ सवाल बच्चों ने मुझसे पूछा। कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल किया कि सर एक बात बताइए
कि जो इंटरव्यू है क्या हम हिंदी में दे सकते हैं या अंग्रेज़ी में दे सकते हैं, या अगर हम इंग्लिश मीडियम के हैं तो क्या हमें हिंदी में देना पड़ेगा, या अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हमें इंग्लिश में देना पड़ेगा। तो आप जिस भी मीडियम के हो, अगर हिंदी में हो तो आप चाहे हिंदी में इंटरव्यू दीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए। तो उसमें इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन यूज़ बोथ दी लैंग्वेज, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज यूपी में चलती हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपकी, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होगा उसको इंग्लिश में भी समझ में आएगा, उसको हिंदी में भी समझ में आएगा। ठीक है, एक चीज़ तो भाषा की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक ने मुझसे सवाल किया कि क्या हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस से कोई सवाल करा जाएगा, या अगर हम करंटली जॉब में हैं तो क्या उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मेरा जवाब होगा यस, उससे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो आपका करंट असाइनमेंट है, यानी कि जिस चीज़ में आप काम कर रहे हैं, तो उससे तो सवाल पूछे ही जाते हैं। मानिए आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब इट इज़, कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, कौन सा आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो आपको तो पढ़ाना आना चाहिए और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होना चाहिए। ओके, इसके बाद बच्चों ने सवाल किया कुछ ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कि सर किस तरह के कपड़े हम इंटरव्यू में पहन के जाएँ, क्या तरीका होना चाहिए एक इंटरव्यू में सही से जाने का। तो देखिए, कोई भी इंटरव्यू, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो या कोई भी दुनिया का इंटरव्यू हो, कुछ इंटरव्यू के नॉर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, जिसको फॉलो करना चाहिए। वो चाहे आप सरकारी नौकरी का दे रहे हो या प्राइवेट जॉब का दे रहे हो या कहीं भी किसी एडमिशन का दे रहे हो। इंटरव्यू का तरीका ये होता है कि आप एक तो पहले फॉर्मल्स में जाइए। ओके, फॉर्मल्स में अब बच्चे पूछते हैं सर ये फॉर्मल्स क्या होते हैं। तो फॉर्मल में आपके फॉर्मल शर्ट, जैसे कि मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, मैं एक शर्ट पहने हुआ हूँ, ये नॉर्मल शर्ट है, ठीक है, फॉर्मल शर्ट है, इसको आप पहन के जाइए। कोई टी शर्ट और जीन्स में मत जाइए, वो कैजुअल में आ जाता है, ठीक है। और फॉर्मल जब आप पहने, जैसे मैंने आपके सामने बात की, मैं शर्ट पहने हुआ हूँ और नीचे ट्राउज़र या पैंट आपने पहने हो, तो फॉर्मल कपड़ों के में फॉर्मल शूज़ चलते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, हमारे यूपी की कल्चर है, शायद समझ नहीं है लोगों को क्या है, वो ऊपर तो फॉर्मल पहनते हैं पैंट शर्ट, लेकिन जूते उनके कैजुअल होते हैं, वो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि फॉर्मल का मतलब होता है आपके फॉर्मल शूज़, जो कि ब्लैक या ब्राउन कोई से भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेदर शूज़ जो होते हैं या लेदर या रैक्सिन जो भी आप पहनते हैं। तो एक तो वो जाइए, वो फॉर्मल्स में हो गया लड़कों के लिए। लड़कियों की अगर मैं बात करूँ तो जो सूट होते हैं, लड़कियाँ जो सूट पहन के जाती हैं, वो भी फॉर्मल का पार्ट है। और अगर आप साड़ी में जाते हैं तो वो एक अलग इमेज क्रिएट करता है, एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। साड़ी पहन के, साड़ी भी ये नहीं कि जो शादियों में पहन के जाते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चमक धमक वाली साड़ियाँ आप पहन के चले जाते हैं, वो नहीं। तो नॉर्मल कॉटन की साड़ी होती है, नॉर्मल जो कपड़ा होता है, जो भी लड़कियाँ यूज़ करती हैं, जो कि लगे कि हाँ एक सिंपल एक टीचर के ऊपर सूट करे, ठीक है, क्योंकि शादियों में पहनने वाले कपड़े और नॉर्मल अलग पहनने वाले कपड़ों में फ़र्क होता है। तो साड़ी पहन के जा सकते हैं आप, सूट पहन के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बात बताई दोनों के केस में। तो ड्रेसिंग सेंस का बहुत असर पड़ता है, और बॉयज़ के लिए ख़ास तौर पे क्लीन शेव जाइए, साफ़ सुथरे होकर जाइए, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल सो के उठ के आ गए। एक टीचर हैं आप, लेक्चरार बनने जा रहे हैं, एक इंटर कॉलेज में एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है लेक्चरार की, तो बच्चे आपको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जैसे आप होंगे तो वैसे ही बच्चे बनेंगे। तो आपके व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनैलिटी का बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो अगर आप ही अच्छे से अपने आप को कैरी नहीं करेंगे, तो जिन बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं तो वो तो कहेंगे कि अरे मास्टर जी तो खुद ही अच्छे कपड़े पहन के नहीं आते हैं, अच्छे से नहीं आते हैं। तो एक अपनी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट क्रिएट करिए कि हाँ यार, हमारे फला सब्जेक्ट के सर, ज्योग्राफी के सर ऐसे हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे कपड़े पहन के आते हैं, इतना अच्छे से आते हैं। तो बच्चे जो हैं अपने शिक्षक को देखते हैं, अपने टीचर को देखते हैं, उसके हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्लीन शेव जाइएगा, साफ़ सुथरे नहाए धोए, अपने ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल फ्रेश हो गए आएँ। तो ये तो चीज़ हो गई आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल किया है कि सर हमने एग्जामिनेशन के OMR शीट में गलतियाँ करी हैं। कुछ बच्चों ने कहा है कि जैसे मेरी सीरीज़ थी सी और मैंने उसमें वोवल नहीं करा, यानी कि उस गोले को नहीं भरा, तो क्या मेरी OMR शीट चेक होगी? या मैंने रोल नंबर तो लिख दिया लेकिन रोल नंबर के जो खाने होते हैं, जो गोले होते हैं वो नहीं भरे, या आंसर बुकलेट सीरीज़ डाल दी, नंबर डाल दिया, उसको नहीं भरा। तो पहली बात तो ये बता दूँ, मिस्टेक तो बड़ी है। देखिए, आप पेपर करने जा रहे हैं, आपने 110 क्वेश्चन सही कर दिया, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं इन्होंने 100+ इनके सही हैं, और उन्होंने ये ब्लंडर मिस्टेक की है। बच्चे खाली एग्ज़ाम में सही आंसर करके आ जाना जो है अच्छी बात नहीं होती है। आप अगर बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पा रहे हैं, अगर आप सही से OMR शीट नहीं भर पा रहे हैं, अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं, आप इतनी छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं, तो कल को आप टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे, वहाँ पढ़ाना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ आपको मिलेंगी, तो वहाँ पर आप गलतियाँ करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाता है आपकी OMR शीट भरने से। OMR शीट सही भरिए, उसके बाद आपके
ऐसा काम करिए कि आपकी आंसर शीट चेक हो, आपकी OMR शीट चेक हो। अगर आप OMR शीट में गलतियाँ कर रहे हैं, आप जो है, अब मैं आपको बता दूं, OMR शीट के वो खाने जो दे रखे होते हैं गोल गोल, वो क्यों भरने होते हैं? क्योंकि कोई मैनुअली तो चेक होता नहीं है, कोई इंसान तो चेक करता नहीं है। वो एक ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसे हम OMR बोलते हैं, एक होती है डिवाइस, होती है मशीन होती है, जिसमें OMR शीट डाली जाती है। वो ये बता देती है कि कितने आंसर सही हैं, कितने आंसर गलत हैं। तो वो एक ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। तो अगर आपने अपनी आंसर की अपनी सीरीज़ नहीं भरी या अपना रोल नंबर नहीं भरा, तो आयोग को बहुत दिक्कत होती है ये सब करने में। अब आयोग अपनी मर्जी से चाहे तो आपकी OMR शीट को काउंट करे, चाहे तो रिजेक्ट कर दे, उसको पूरा अधिकार है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने गलती करी है तो आपके चाहे 110 ही क्वेश्चन क्यों, 125 में 125 क्वेश्चन क्यों ना सही हो, लेकिन आपकी OMR शीट सही नहीं भरी हुई, आपने रोल नंबर गलत भरा हुआ है, आपने रोल नंबर में अपने खाने गोले काले नहीं किए सही सही, है ना? तो ये तो बड़ी गलती है ना। पहली सीढ़ी आप गलत कर रहे हो। आप 125 में आपको दुनिया की नॉलेज है, इकोनॉमिक्स की या ज्योग्राफी की या हिस्ट्री की, लेकिन आप OMR शीट नहीं भर पा रहे हो, तो किस बात के आप एस्पायरेंट हो? ठीक है, तो कंपटीशन में बेटा एक तो OMR शीट भरनी आनी चाहिए। तो जैसे बहुत से बच्चों ने क्या कि हमने गलती कर दी, अब देखो ये आयोग के ऊपर है कि वो आपकी इस गलती को रेक्टिफाई कर दे या एक्सेप्ट कर ले या आपको रिजेक्ट कर दे। तो मैं तो दुआ करता हूँ कि जिनकी भी गलती हुई हो, आयोग उनकी OMR शीट को एक्सेप्ट कर ले, मान ले और उसको चेक कर ले। लेकिन गलती तो गलती है, आपको ये बात मानना पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि हाँ हमसे ब्लंडर हुई है और ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगली बार से ध्यान रखें, जब भी कभी एग्जाम दें तो अपनी OMR शीट तो ढंग से भरें, उसके बाद पेपर सॉल्व करना शुरू होता है। OMR शीट को अच्छे से भरिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आज के सेशन में डिस्कस करी। मुझसे और सवाल करिए, जितने ज़्यादा सवाल आप करेंगे, तरह तरह के सवाल करेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये सवाल भी हैं बच्चों के, ये कन्फ्यूजन है, तो मैं उनके जवाब ढूंढूंगा और उनके लिए उन सवालों के ऊपर आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा, जिससे आपके इंटरव्यू तक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इंटरव्यू में बिल्कुल वेल प्लान, वेल प्रिपेयर्ड जाएंगे और कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच पाए और उनको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। सो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ वीडियो।